नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आइए हम डिस्कस करते हैं 10 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। 10 सितंबर 2022 को क्या क्या रेलिवेंट रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। देखिए, अभी हाल ही में ना एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इस रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट है, 2022 में आई है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 132 आई है। कितनी आई है? 132। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो 2019 और 2020 में, 2019 और 2020 में भारत की जो रिपोर्ट थी वो लगभग 130 के आसपास था जो इंडेक्स था। अब कितना हो गया है? 132 हो गया है। मतलब हमारे जो अंकों के सुधार में ना 2 अंकों की गिरावट हुई है, जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूएनडीपी को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। आप आगे फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन और अपने पास संजो सकते हैं। यूएनडीपी जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है, इसकी स्थापना, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1965 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है। यह 3 पैरामीटर्स पर, 3 सूचकांक के आधार पर रिपोर्ट बनाता है। पहला है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहला हेल्थ मतलब बोलेंगे आप आपका स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा जीवन के स्तर पे। इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये रिपोर्ट निकाली जाती है। यह रिपोर्ट 2010 से कंटिन्यू निकाली जा रही है। इस बार स्विट्ज़रलैंड ने इसको टॉप किया है। हमेशा की तरह स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, पहला। दूसरा, ये रिपोर्ट कब से स्टार्ट हुई? तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं। 2010 से स्टार्ट हुई और ये यूएनडीपी निकालता है। चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। अगला न्यूज़ है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। मतलब एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है, या एक इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया जिसका नाम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, जिसे टॉफी कहा गया है। यह है ना एक इनिशिएटिव है इंडिया और यूएसए का। किसका इनिशिएटिव है? इंडिया और यूएसए का। इंडिया और यूएसए ने, यूएसए मतलब भारत और अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर ना भारत में वृक्षों को बढ़ाने के लिए, अफॉरेस्टेशन होता है वृक्षों की संख्या को बढ़ाना, और इस वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए ना एक इनिशिएटिव की शुरुआत की, एक पहल की शुरुआत की है। और उस पहल का नाम क्या दिया गया? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। याद रखेंगे इतना। दूसरी बात, ये अफॉरेस्टेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडिया और यूएसए के द्वारा। चौथी महत्वपूर्ण बात जो आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं कि पर्यावरण के पर्याप्त बैलेंस के लिए किसी भी देश में 33 या किसी भी जगह में 33% जो एरिया है ना वो फॉरेस्ट से भरा होना चाहिए। मतलब 33% फॉरेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर हेल्दी इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ठीक है, आप याद रखेंगे। एनवायरनमेंट में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगले न्यूज़ के साथ। अगला न्यूज़ जो इस बार की न्यूज़ है ना, आपको पता है कि जो ये वाला जो है ना, ये कराई दिन बोलते हैं, पुरखा बोलते हैं, ये लग चुके हैं। अभी ना पूर्वजों के लिए, पूर्वजों का सम्मान करने के लिए बहुत सारा चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कौओं को पूर्वजों का संदेश वाहक कहा जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनके सम्मान में बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फल्गु नदी पर अभी ने एक डैम बनाया गया। क्यों ज़रूरत पड़ी? फल्गु नदी है कहाँ? फल्गु नदी बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में फल्गु नदी है। फल्गु नदी वही है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद करो। और जब बात करते हैं महावीर जैन की तो उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको कहाँ पर? फल्गु नदी के किनारे। और एक किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे भगवान बुद्ध, वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्धा कहलाए। याद आ रहा होगा आप सबको। चलिए, तो फल्गु नदी का हमारे धर्मों में भी बहुत ज़्यादा पौराणिक महत्व। कहते हैं यहाँ पर पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान संबंधी ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैं। देखिए आप इस पेज में ना देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक नदी बनी हुई है जिस पे पुल बना हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। यहाँ पर लोग ना पिंडदान करा रहे हैं, सर बालों के मुड़ा रहे हैं।
ये दूसरी और तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक रबड़ का कुछ बनाया जा रहा है, तो ये रबड़ से ही पुल बनाया जा रहा है। ये जो डैम बनाया जा रहा है, ये क्या करेगा, पानी को रोकेगा। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ना अब साल भर पानी रहेगा। फाल्गु नदी के बारे में एक चीज़ बहुत विशेष है, क्या कि यहाँ पर ना ये पानी चला जाता है, साल भर पानी नहीं रहता। और जो लोग जाते हैं पिंडदान करने के लिए, उन्हें नहाना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन में ना पानी, रेतीली भूमि है, वहाँ पर गड्ढा करेंगे तो पानी निकल आता है। इस नदी की विशेषता है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक डैम बना दिया जाएगा जिससे साल भर यहाँ पर पानी बना रहेगा। इस डैम का इनॉग्रेशन बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने किया है। ऐसा पहला डैम आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। पहला रबड़ जो बैंड है ना, रबड़ डैम, वो कहाँ बनाया गया था, आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। और किस नदी पे बनाया था, झंझावती नदी पर बनाया था। कब बना था, 2006 में। ये बना है कहाँ, बिहार में। बिहार में कहाँ पर, गया में। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ ना हमारा राजपथ से संबंधित है। अगला न्यूज़ हमारा काहे से संबंधित है, राजपथ से। अब राजपथ है ना, राजपथ आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों ने वो देखा होगा, परेड होती है 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड होती है ना, तो जिस पर वो जो सिपाही, बहुत सारी सेनाएं भारत की जाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, वो राजपथ कहलाता है। तो राजपथ है ना, अब उसका नाम क्या हो जाएगा, कर्तव्य पथ हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का जो डिस्टेंस है ना, उस दूरी को राजपथ कहा जाता है। हिस्टोरिकल अगर हम एक्सपेक्ट की बात करें तो 1911 में भारत में ना, जब जॉर्ज पंचम ने, भारत की राजधानी थी ना पहले कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से 1911 में क्या कर दी, न्यू दिल्ली कर दी। कलकत्ता से उसका नाम ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, दिल्ली में। दिल्ली जब न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो 1911 में कैपिटल ट्रांसफॉर्म हुई थी। और ना तब उस जगह पर बहुत वीवीआईपी लोग रहते थे, तो उसको इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है किंग्सवे, तो उसी की तर्ज पर उस रोड को किंग्सवे या किंग्सवे पथ कहा जाता था, किंग्सवे रोड कहा जाता था। लेकिन जब भारत स्वतंत्रता को प्राप्त किया, इंडिपेंडेंस भारत ने अचीव कर ली, तो इंडिपेंडेंस के बाद उसका नाम राजपथ कर दिया गया। अब ना राजपथ हो गया। इसका निर्माण किसने किया था, एडवर्ड लुटियन ने किया था और हार्वर्ड बेकर ने किया था। हार्वर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियन ने, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। अभी ना आपको इतना और याद रखना है कि जो राजपथ से राष्ट्रपति भवन है और उपराष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इसका एक नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसको सेंट्रल विस्टा कहा गया। 2019 में ना नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, इसका इनॉग्रेट किया था कि ये बनाना है। इसके द्वारा राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट का जो पुनः सारी चीज़ों को ना डेवलप किया जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, इसको पुनः रीएस्टाब्लिश किया जा रहा है। रीएस्टाब्लिश करने से क्या होगा, ये और ज़्यादा नया रूप आएगा। और इसको आप आगे देखेंगे किस प्रकार का बना है। देखिए आप ये जो इस प्रकार की इमारत देख पा रहे हैं ना, ये आप इस सेंट्रल विस्टा की, अब संसद भवन इस प्रकार का होगा, देख पा रहे हैं, बड़ा सुंदर सा बन जाएगा जब आप समझ पाएंगे। जो अगला व्यू जो इसमें ना व्यू देख रहे हैं, अगला जो इमेज देख रहे हैं ना, ये है आपका, देखिए वो इंडिया गेट बना है, इधर राष्ट्रपति भवन है इस तरफ। तो आप देख पा रहे हैं जो रोड बना है ना, जिस पे ना लोग जाके बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी और आपका 15 अगस्त पे, तब आपने देखा होगा। तो ये जो जगह है ना, ये राजपथ कहलाता है। राजपथ का नाम क्या हो गया, अब कर्तव्य पथ हो गया या ड्यूटी पथ हो गया। चलिए अगली न्यूज़ के साथ हम बात करते हैं सार्क के बारे में। सार्क इस समय रेलिवेंट है क्योंकि सार्क के बारे में क्या है कि पाकिस्तान जो है ना, वो सार्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हर बात में ना सार्क की जो मीटिंग है ना, उसको अवरुद्ध कर दे रहा है। तो चलिए हम जानते हैं सार्क का रेलिवेंस क्या है। सार्क, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है, जिसे दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सार्क का जो सेक्रेटरीट है या आपका हेडक्वार्टर है, वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। कब बनाया गया, 1987 में। 2 साल बाद सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, नेपाल की कैपिटल में, जिसका नाम है काठमांडू।
सार्क में 8 देश आते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन, देखिए हम शुरू करते हैं पश्चिम से। तो पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर हमारा नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है ना, ये 8 देश हो गए और इन 8 देशों को आपको याद रखना है। चलिए हम अगली न्यूज़ के साथ चलते हैं। अगला न्यूज़ हमारा ना करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस के साथ है। देखिए आज हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके नहीं आए हैं, क्योंकि आज हम ना इवनिंग में या फिर किसी भी समय ना, आप लोग एक समय बता दीजिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, एक टेस्ट लेना है मुझे आप लोगों का, और मैंने उसके लिए क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 30 क्वेश्चनों में करंट का और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनका समावेशन होगा, उनका इनकल्सन होगा। आप ना जब रेडी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको उनके आंसर करने हैं। मैं पीपीटी के तौर पर और वीडियो फॉर्मेट में उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखूँगा। आप जब रेडी हो जाएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसके लिए थोड़ा रिवाइज कर लीजिए आप लोग, और आप बता दीजिएगा हम रेडी। सो मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो एक हम निर्धारित टाइम पर उसको ले लेंगे। चलिए तो पहले करंट अफेयर के साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव में उसको शुरुआत करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि भारत में ना कोचीन जो आपका शिपयार्ड है ना, जो बनाता है, जो आपके शिप बनाता है, उन्होंने क्या किया है, एक नया एक शिप बनाया है जिस पर हेलीकॉप्टर, जो आपके नेवी के शिप हैं, नेवी के जो हेलीकॉप्टर होते हैं, मरीन हेलीकॉप्टर बोलते हैं, वो लैंड कर सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं दोबारा से। तो इतना बड़ा भारत ने पहली बार बनाया, इस प्रकार का नावल शिप बनाया है। तो उसका नाम क्या है, आप सभी जानते होंगे। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, INS विक्रांत। चल अगला जो न्यूज़ है ना, वो अगला न्यूज़ है वो ये है NCRB से संबंधित है। अगला न्यूज़ कहाँ से संबंधित है, NCRB से, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है, जिसे केंद्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है। इसने क्या किया, इसकी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, इसकी रिपोर्ट के बारे में हमने जिक्र किया था। इसकी रिपोर्ट में ये पता चला है जो बाइसिकल चलाते हैं, जो दोपहिया चलाते हैं ना, इन दोपहिया चालकों में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो आपका एक्सीडेंट होते हैं वो दोपहिया वाहनों के, वो तमिलनाडु में हुए हैं। कहाँ हुए हैं, तमिलनाडु में। एक साल में लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों की मतलब मृत्यु हुई है 2019 से अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक आपका करंट का था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि हम लोग कब टेस्ट ले लें। आपका वीडियो में रुके रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू।